आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। बीते दिनों केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया तो आज यूपी में भी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है। 14 दिन चलने वाले इस सत्र की शुरुआत में ही जोरदार हंगामा देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी हर बार की तरह इस बार भी हंगामा करती नजर आई है। विधानसभा सत्र की शुरुआत जय श्री राम के नारों के साथ हुई और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने गले में श्री राम नाम का पट्टा बांधकर विधानसभा में खुद को प्रवेश किया। समाजवादी पार्टी गमछे के साथ हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। इस दौरान सपा सदस्यों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। अब सवाल ये है कि जब शुरुआत ही इतनी हंगामेदार रही तो आगे की कार्रवाई कैसी होगी? क्या इस बार भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा पूरा बजट सत्र? और क्या इस बार के बजट सत्र में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिताऊ बजट पेश करने की कवायद होगी? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं की प्रतिक्रिया क्या आई है, पहले वो आपको सुनाते हैं। सुनिए क्या आई है प्रतिक्रिया। यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा होगी, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जाएगा। बजट पर चर्चा होगी, माननीय सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखने का भी अवसर माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के बारे में बना है, देश में, दुनिया में, उस सकारात्मक माहौल का लाभ विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधानमंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे। हमने कल भी दलीय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार हर विधानमंडल की कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है। अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। किसान हमारा दुखी है, संकट में है, और किसान को सबसे ज्यादा दुखी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। गरीबों के, कमजोरों को, किसानों की आवाज, बेरोजगारी की आवाज उठाने का काम किया जाएगा। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे जो आज सदन में उठाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है ये सरकार पीडीए विरोधी सरकार है। पीडीए का मतलब
दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और अगड़ा में जो गरीब आदमी है। आज यूनिवर्सिटियों में जो आरक्षण बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था और नौकरियों में वो आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। नौजवान बेरोजगार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगार हो गया है। किसानों को जो वादा किया था केंद्र सरकार ने उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। यूरिया खाद दिन पे दिन घटता जा रहा है, जब 50 किलो मिलता था आज 40 किलो मिल रहा है और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है योगी सरकार में। तो देखा आपने किस तरह से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। शुरुआती दौर से ही हंगामा देखने को मिला। हालांकि विधानसभा का जो सत्र होता है ये एक नियति बन गई है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। जब से मैं देख रहा हूँ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नुरा कुश्ती देखने को मिलती है। इसके पहले जब समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार में थी या बहुजन समाज पार्टी बहुमत के सरकार में थी तो बीजेपी और अपोजिशन के दल इस तरह का हंगामा करते नजर आते थे। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो समाजवादी पार्टी लगातार हंगामा करती हुई नजर आ रही है। कोई भी ऐसा सत्र हमने नहीं देखा है जिसमें हंगामा न हो। फिलहाल बजट सत्र है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि इसमें जनहित से लेकर के तमाम आर्थिक सुधारों की ओर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ हमारे अतिथि भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। आकाश राय जी हैं, नेता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सचिन रावत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्थानीय संपादक दिवाकर त्रिपाठी। सचिन रावत जी, राज्यपाल का अभिभाषण हो गया, तमाम विकास की योजनाओं का दावा किया गया, तथ्य भी रखे गए, आंकड़े भी रखे गए, हकीकत में कहां तक आप इसको पाते हैं? देख संजय जी, जहां तक राज्यपाल जी का जो भाषण था वो पूर्णतः राजनीति से प्रेरित था। मैं तो यही सोच रहा था कि राज्यपाल का जो पद होता है संवैधानिक रूप से निष्पक्ष पद होता है और कहीं ना कहीं जो राज्यपाल जी को पूरे प्रदेश की जो कार्यवाही होती है उस पर चर्चा करनी पड़ती है। और निश्चित तौर पे मैं आपको सीधे पॉइंटर के तौर पे बताना चाहूंगा कि जो पहला पॉइंट ये रहा कि जो पिछली बार बजट आया था 9 महीने पहले, जिसका वित्तीय वर्ष का जो बजट था उसका 40 से 50% जो पैसा है वो खर्च नहीं किया गया और वो कहीं ना कहीं मार्च आते आते सरेंडर किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे जो आपको भी पता है, आपने काफी ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गहमा गहमी देखी है, आपको पता होगा कि जो मार्च का महीना होता है इसमें जो अधिकारियों और मंत्रियों के सह पे जो बंदरबाट होता है पैसे का, तो कहीं ना कहीं वो अब दिखने लगा है क्योंकि ये बजट इसी वजह से लाया जा रहा है क्योंकि चुनाव के पहले का जो ये बजट रहेगा इसमें पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार उजागर होगा क्योंकि बजट 5 तारीख को आ रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं एक दूसरी पॉइंट ये जोड़ना चाहता हूं, जैसे युवाओं की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। जब इन्होंने पहले बार सदन में कहा था कि सरकार बनने के 90 दिनों के बाद 10 लाख पदों को हम सृजित करेंगे, इनके संकल्प पत्र में भी था। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने पहले टर्नओवर में, इस बार के टर्नओवर में 10 परीक्षा कराई, सारे पर्चे लीक हो गए। 69,000 जो भर्ती के हमारे अभ्यर्थी हैं, पहले तो उनको बताते हैं कि उनका परिचय पेपर करा लिया जाता है, उसके बाद में हाईकोर्ट में मामला चला जाता है और निश्चित तौर पे वो 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। और किसानों की बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं संजय जी, 2016 के चुनाव के समय 2016 में प्रधानमंत्री बरेली में आकर के कहते हैं, क्योंकि 17 में चुनाव था, तो उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाइए, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि जो किसानों की जो आमदनी थी वो घट गई। जो किसान सम्मान निधि देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उत्तर प्रदेश में 2,29,00,000 किसानों की सम्मान निधि रोकी गई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये ना युवाओं के साथ है ना किसानों के साथ है। महिला अपराध में तो आपको भी पता होगा, एनसीआरबी के आंकड़े आ गए कि 15% जो अपराध हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं। लेकिन एनसीआरबी ये भी कहता है कि महिला अपराध के मामले में सजा दिलाने में यूपी अव्वल है। सचिन आपके पास आएंगे, पहले एक बार सबका पक्ष ले लेते हैं। सचिन आएंगे, उसके बाद हम चलते हैं
आकाश जी, जी राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने सुनी प्रतिक्रिया कांग्रेस की, जी आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो संजय जी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि विपक्ष का और खास करके कांग्रेस पार्टी का एक पुराना नारा है कि जब ये सत्ता में रहेंगे तो करेंगे लूट और जब रहेंगे विपक्ष में तो बोलेंगे झूठ। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा बांधने में माहिर हैं, झूठ बोलना चाहते हैं, देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं। और 2014 के बाद जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पे ये बात कही कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और हमने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमने उस नारे को और बढ़ाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास किया। और आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो जिस उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों ने मिलकर राज किया और इन तीनों ने जिस प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा किया, उस उत्तर प्रदेश को हम देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाब हुए। आज उस उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़कें हैं पता नहीं चलता था, आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवेज का प्रदेश बनाने का काम हमने किया है। हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आप सोचिए कि बुंदेलखंड में लोगों को ये लोग मिलके अपने 60 साल के शासनकाल में शुद्ध पानी नहीं मुहैया करा पाए। हमने हर घर नल योजना के जरिए सबको पानी देने का काम किया है। हमने हर गरीबों को शौचालय देने का काम किया, आवास देने का काम किया। अरे साहब, हम काम को लेके जनता के बीच में हैं और इसीलिए जनता का विश्वास लगातार मोदी जी पे और योगी जी पे बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि लगभग 3.5 दशकों के बाद 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी हुई और वही व्यक्ति जो पिछली बार मुख्यमंत्री था वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे कामों पे मुहर लगाई है। जी आकाश जी, ठीक है। स्थानीय संपादक दिवाकर जी को भी हम सम्मिलित कर ले इस चर्चा में। दिवाकर, आज जो अभिभाषण की शुरुआत थी, या कहा जा सकता है कि बजट सत्र का जो शुभारंभ हुआ, अजीबोगरीब हालात थे। समाजवादी पार्टी के लोग भी ड्रेस कोड में नजर आ रहे थे, बीजेपी के माननीय भी ड्रेस कोड में नजर आ रहे थे। एक तरफ लाल पट्टा, दूसरे पर रामनामी पट्टा। ऐसा नज़ारा देखा है क्या इसके पहले? देखिए संजय जी, ऐसा नज़ारा पिछले तकरीबन 15-16 सालों से मैं विधानसभा कवर कर रहा हूँ, कभी नहीं दिखा कि जो सत्ता पक्ष है वो एक ड्रेस कोड में नजर आए और जो विपक्ष है वो एक ड्रेस कोड में नजर आए। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अगर आप विधानसभा सदस्य हैं, आप विधानसभा में सदन की कार्रवाई में जाते हैं तो किसी भी धार्मिक नारे का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज वो चीज दिखाई दी कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो वो भी उनके आने पे जिनका अपना संवैधानिक पद है, यानी कि राज्यपाल महोदया के आने पे धार्मिक नारे लगे। दूसरा, विपक्ष जो है वो भी एक ड्रेस कोड में नजर आ रहा था, हालांकि वो उसका ड्रेस कोड है, लेकिन जाहिर सी बात है कि नहीं, पट्टा उसमें जुड़ गया था। हाँ, पट्टा जुड़ गया था, तो वो भी एक अलग है। क्योंकि एनडीए की तरफ से, यानी कि बीजेपी की तरफ से अपने सभी सहयोगी दलों को और अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा गया था, पहले ही ताकीद कर दी गई थी कि आप जय श्री राम के नारे लिखा जो पटका है वो गले में डाल के आएंगे। और जाहिर बात है कि विपक्ष को ये चीज पता चली, तो विपक्ष ने भी अपना एक पटका जो है वो डलवा दिया। निश्चित तौर पे कल देर रात एक सज्जन का मेरे पास फोन आया था कि भाई कल अजीबोगरीब स्थिति होने वाली है। हालांकि हमने इसको प्राइम टीवी पे चलाया भी था ब्रेकिंग में, तो उस वक्त भी मैं सोच रहा था कि नज़ारा क्या होगा। हालांकि हम लोगों ने वो नज़ारा देख भी लिया। दिवाकर, रही बात अभिभाषण की, तो क्या आपको याद आ रहा है पिछले 10-15 साल में कोई भी ऐसे राज्यपाल रहे हों जो शांतिपूर्ण माहौल में अभिभाषण पढ़ पाए हों? चाहे वो समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो, बीएसपी सत्ता में रही हो, या मौजूदा बीजेपी सत्ता में रही हो। संजय जी, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि इसके पहले जब राम नाईक जी राज्यपाल थे तो उनके समय में भी ये देखा गया कि जमकर हंगामा होता था, विपक्ष हंगामा करता था, लेकिन वो अभिभाषण पढ़ते थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता चला आ रहा है। इस जो वित्तीय वर्ष 2023-24 था, या फिर इस गवर्नमेंट की 18वीं विधानसभा की बात कर ली जाए तो 7वां सत्र है। हालांकि 2024 साल का ये पहला सत्र है, लेकिन 7वां सत्र है। इन 7 सत्रों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हंगामा ना हुआ हो अभिभाषण के दौरान। इसके पहले भी 17वीं विधानसभा में भी कहीं न कहीं हंगामा हुआ था। लेकिन आप समझ लीजिए कि उसके पहले जब बसपा की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी की भी गवर्नमेंट यहाँ पे थी, उस वक्त आपने खुद संजय जी आप कवर कर रहे थे, हम आप थे तो देख रहे थे कि इतना ज्यादा हंगामा होता था, काले गुब्बारे तक उड़ाए जाते थे। काले गुब्बारे तक। और सबसे बड़ी बात यह होती थी कि अब तो राम नाईक से लेके
जो राम नाईक इसके पहले थे और ये आनंदीबेन पटेल जी तक, तो वो तो अपना पूरा अभिभाषण पढ़ते। इसके पहले के राज्यपाल तो अभिभाषण में पहला शब्द पढ़ के चले जाते थे, तो पूरा अभिभाषण भी अपना नहीं पढ़ते थे। तो इस तरीके का हंगामा होता, तो यही बीजेपी जो है वो हंगामा करती हुई नजर आती थी, क्योंकि विपक्ष में थी। सपा जो है वो जब 2007 से 2012 तक विपक्ष में, तब वो भी हंगामा करती थी। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 15-16 सालों में मैंने तो विधानसभा में नहीं देखा कि हंगामा ना हुआ हो। लेकिन हाँ, हंगामा करने का एक तरीका होता है, ये परंपरा है कि राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ेंगे, उनको पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद आप चर्चा कीजिए, चर्चा का समय होता है। आकाश जी, अब जरा अभिभाषण की ओर चलते हैं। भाई आपका अभिभाषण में पढ़ रहा था, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो पढ़ा है उसमें राम राज्य और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, यहाँ से शुरुआत होती है। इसके कोई खास वजह? निश्चित रूप से संजय जी, श्री रामचंद्र भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं, भारत के प्राण हैं, इस राष्ट्र के प्राण हैं श्री रामचंद्र जी, तो उनसे तो कुछ अलग है ही नहीं। और प्रभु श्री राम की कृपा सदैव से भारतीय जनता पार्टी पे रही है, और हम उनके आशीर्वाद से हमने राजनीति भी करी, और यही कारण है कि हम 2 से आज 303 पे पहुंचे। और जिन लोगों ने राम जी का बहिष्कार किया, जिन लोगों ने राम जी को काल्पनिक करने का काम किया, आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो 414 से 44 पे पहुंच गए हैं। तो प्रभु श्री राम के बिना तो सृष्टि की क्या बात करें, कुछ पूरे ब्रह्मांड में कुछ संभव ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आनंदीबेन पटेल जी ने, जो प्रदेश की महामहिम है, अगर उन्होंने अपने अभिभाषण के शुरुआत में, तो ये तो भारतीय परंपरा का द्योतक है कि भारत की परंपरा में हम किसी को अगर नमस्ते भी करते हैं तो राम राम करते हैं। तो राम तो कहीं हमसे अलग है ही नहीं। तो लेकिन आकाश जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है इस मौके पे जी। कुछ ऐसे प्रतीक है जो पंथ निरपेक्षता का प्रतीक माना जाता है जी। भारतीय संविधान, राष्ट्रपति, जुडिशियरी, राज्यपाल और विधानसभा जी। यहाँ पर अगर पंथ निरपेक्षता की बात न की जाए तो संभवतः जो दिवाकर जी चर्चा कर रहे थे कि अंदर श्री राम का नारा लगाया जाना, क्योंकि ये सरकार सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बल्कि यहाँ सूबे के करोड़ों लोगों की उम्मीदों की सरकार है। तो हमें लगता है कि उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल हैं। निश्चित रूप से संजय जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन जो भारत का संविधान बनाया गया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो संविधान लागू हुआ उसमें कहीं भी आप देखिए कि सेकुलर शब्द नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ धोखे के साथ इमरजेंसी के टाइम पे उसको ऐड किया गया, क्योंकि भारत कभी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस देश में राम और कृष्ण का जन्म हुआ हो, वहां पे हमने कभी बंटवारा किया है। भाई साहब, प्रस्तावना पे आप सवाल उठा रहे हैं संविधान के। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि प्रस्तावना पे मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्वयं कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आत्मा है, संविधान का मूल है, और उस आत्मा को कुरोदने का काम कांग्रेस। आकाश जी का जवाब दीजिए भैया, ये तो संविधान की प्रस्तावना पे ही सवाल उठा रहे हैं कि पंथ निरपेक्षता बाद में आई। देखिए संजय जी, आकाश जी भाजपा के नेता हैं, अपने भाई हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है, जो हमारा संविधान है उसमें लगातार छेड़छाड़ किया जाए, उसको कमजोर किया जाए, उस पर सवाल उठाए जाए। मैं तो पूछना चाहता हूं, ठीक है 2017 में आपकी सरकार आई और आपके मंत्री, विधायक, सांसद सब कहते कि रामराज आ गया, सब लोगों ने माना ठीक है भैया रामराज आ गया। 22 और इस ये अभिभाषण में देखने को भी मिल रहा है, इस बात से ही शुरुआत की गई है ये अभिभाषण। जी 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 ठीक है। अगर संजय जी रामराज आ गया है तो IIT BHU में जो जिस एक बेटी के साथ में जघन्य अपराध हुआ, रेप हुआ, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी और RSS के कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वेशन था। नहीं, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो बिहाइंड द बार जाएंगे और वो गए। सचिन जी, मैं इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन आप गलत आरोप लगाएंगे तो मुझे बोलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सबको जेल भेजा, और वो भाजपा के हो, संघ के हो, सपा के हो, बसपा के हो, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अपराधी सिर्फ अपराधी है, और अपराधी के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। आकाश जी, हाँ सचिन जी को बोलने दीजिए। हाँ जी सचिन बोलिए। सदन में भी ऐसे आपकी सरकार नहीं सुनती है तो कम से कम यहाँ सुन लीजिए संजय राजन जी का। नहीं, बिल्कुल सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा। हाँ बोलिए जी। देखिए क्या है कि जब अपराधों की बात आती है, जब युवाओं को नौकरी देने की बात आती है, तब लोग धर्म की राजनीति करने लगते हैं। देखिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन से राजनीति में धर्म होता है उस दिन से संविधान पे पहले दिन से आक्रमण होता है।
हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम मंदिर जाते हैं, आकाश आते लेकिन हैं। हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। आप लोग से जब सवाल किया जाता है तो आप श्री राम जी के नाम का उपहास उड़ा देते हैं। आपके सांसद कहते हैं, इस समय जो राज्यसभा सांसद हैं वो कहते हैं सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। आपके सहयोगी मंत्री जो निषाद पार्टी के हैं, संजय निषाद जी, वो कहते हैं कि राजा दशरथ जी के पुत्र ही नहीं थे श्री राम। अरे तो आपकी सहयोगी, अरे सचिन जी, सचिन जी के बारे में इस तरह की कल्पना करते हैं। सचिन, बात बहुत आगे बढ़ गई है भाई। अब तो एनडीए के सारे विधायक भी अयोध्या दर्शन को जा रहे हैं। वो पुरानी बातें छोड़ो। संजय जी, आकाश जी, हाँ, आकाश कुछ बोलना चाह रहे हैं, आकाश से सुन लें। इन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति 1949 में जब वहां पे मूर्तियों का प्रकाट्य हुआ, तब तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का जन्म भी नहीं हुआ था। और मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ कि मूर्तियों के प्राकट्य के बाद सबसे पहले जो पूजा जिन्होंने की वो योगी आदित्यनाथ जी के गुरुजी महंत दिग्विजयनाथ जी ने की थी। आप क्या बात करेंगे? जब हमारी पार्टी का जन्म नहीं हुआ था तब भी हम राम की बात करते थे, और हमने तो चुनौती के साथ कहा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और मंदिर वही बनाया है। और मैं कहूँ सचिन जी, अब आप सुन लीजिए, सचिन जी आप सुन लीजिए, आप कह रहे थे कि बयानबाजी की बात, अरे आपके साथ के लोग, आपके पार्टी के नेता, इंडी अलायंस के सहयोगी राम जी के बारे में, हिंदुओं के बारे में, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कौन कौन सी टिप्पणियां करते हैं वो मैं कह नहीं सकता। एक सनातनी और हिंदू होने के नाते मैं कह नहीं सकता। आप लोगों ने राम जी को काल्पनिक बताया। आप लोगों को ये कहने में शर्म आनी चाहिए कि हम राम की बात करते हैं। अरे आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने डेविड के कोर्ट में ये बात कही कि राम काल्पनिक है, उनको राम जी के बारे में कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। नहीं, ठीक है। दिवाकर, सुना भाई, अभिभाषण की शुरुआत ही हुई है राम राज्य से और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक पल तो था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम चीज़ें वहाँ पर हो गई हैं, लेकिन इसको लेकर के राजनीति कब तक चलेगी भाई? कुछ प्रकाश डालिए आप भी। बिल्कुल, देखिए, अपने देश का यानी भारत देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, चाहे वो सियासी तौर पे ले लिया जाए, सामाजिक तौर पे ले लिया जाए या धार्मिक तौर पे ले जाए, यहाँ की सियासत सिर्फ 2 ही 3 चीज़ों पे टिकी हुई है, धार्मिक, सामाजिक और जातिगत। और उत्तर प्रदेश की सियासत तो हमेशा से धार्मिक और जातिगत रही है, तो इसको तो खत्म किया ही नहीं जा सकता। अब बात करते हैं राम राज्य पे और राम मंदिर पे। देखिए, बीजेपी कहती है कि हमने नारा दिया था कि हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बता दी, मंदिर बना दिया, लेकिन मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पहला। दूसरा, बीजेपी राम मंदिर को, अयोध्या को, भगवान राम को अपना मानती है, ठीक है, माने उसने शुरुआत से इसको लेके आवाज उठाई और पूरा किया। लेकिन बीजेपी से एक सवाल ये किया जाना चाहिए, आकाश जी से मैं सवाल ये करता हूं कि जब ताला बंद था तो सबसे पहले ताला वहां खुलवा के किसने खुलवाया था? सिर्फ बीजेपी ये बता दे। कांग्रेस पता नहीं क्यों नहीं उस बात को लाती है कि राजीव गांधी एक पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ताला खोला, विरोध के बावजूद, उनका विरोध, उनकी पार्टी की विरोध, उनके जो अलायंस थे उनका विरोध, पूरा विरोध था, उसके बावजूद उन्होंने ताला खुलवाया था राम मंदिर का। तो आखिरकार उस चीज को क्यों नहीं लाती है? क्या भगवान राम सिर्फ बीजेपी के हैं? आप बीजेपी बात करती है हिंदू की, बीजेपी बात करती है सनातन धर्म की, तो क्या सनातन धर्म ये कहता है कि भगवान राम सिर्फ बीजेपी या उनके नेताओं या कार्यकर्ताओं के हैं? कांग्रेसी हिंदू नहीं है। आकाश जी से ले लेते हैं जवाब। लेकिन आकाश जी, एक बड़ा बदलाव तो राजनीति में मैं भी देख रहा हूँ। ये बड़ा बदलाव ये है कि अब सारे सियासी दल कम से कम मंदिर जाना तो शुरू कर दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही तो जी आकाश जी, अब जवाब दें दिवाकर जी के सवाल का। यही तो सुखद स्थिति है। हमें तो खुशी होती है ना कि जो लोग राम भक्तों पे गोलियां चलवाते थे, जिन लोगों ने राम जी को काल्पनिक बताया, आज वो भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो ये तो हम अपनी नैतिक रूप से जीत मानते हैं। और जो दिवाकर जी ने बात करी, दिवाकर जी वरिष्ठ पत्रकार और मेरे बड़े भाई भी हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 1949 में जब मूर्तियों का प्राकट्य हुआ तो नेहरू जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी को फोन किया और कहा कि उन मूर्तियों को वहां से निकलवाओ। लेकिन वहां के जो कलेक्टर थे उन्होंने असमर्थता जताई और उनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है। उनको अपना सस्पेंशन वापस लेने के लिए कोर्ट की ठोकरें खानी पड़ी। आज कांग्रेस पार्टी के लोग जो ये बात कहते हैं कि हमने ताला खुलवाया,
ताला आपने नहीं खुलवाया, जिला न्यायालय चलिए। के आदेश पे ताला जी खुला। आकाश, इस पे हम लोग जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तमाम इस पे कार्यक्रम कर चुके हैं, क्योंकि अभिभाषण का एक हिस्सा था जिसमें कि शुरुआत ही आनंदीबेन पटेल ने किया था संजय कि जी, एक रामराज्य सवाल। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा। इस बीच हमारे साथ अनुपम सिंह जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। अनुपम जी, राज्यपाल का अभिभाषण किस ओर इशारा करता है? यूपी में कैसा बजट आने वाला है जो 5 तारीख को देखिए, सदन अभी में जो- पेश होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जो इंटरिम बजट केंद्र ने जो जारी किया कल, वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव बजट है। वो जी। कोई लोक लुभावन बजट तो नहीं था, लेकिन आप गंभीरता से उसको गहनता के साथ अगर उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो प्रोग्रेसिव बजट है। डेवलप कंट्री बनाने की ओर इंडिया का एक कदम और आगे बढ़ चुका है। जी। जिस तरीके से रेलवे बजट में एनहेंस किया, जिस तरह से रेल के 3 कॉरिडोर्स बनाए, सभी जो देश के पोर्ट्स हैं उनको कनेक्टिविटी रेल से देने की बातें चल रही हैं। जिस तरह से ब्लू इकोनॉमी की बात चल रही है कि हमारे पास जो समुद्र के रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से हम अपनी इकोनॉमी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, टूरिज्म को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बेशक उत्तर प्रदेश का भी बजट आपको देखने में ऐसा ही लगेगा कि उत्तर प्रदेश भी देश के समृद्ध राज्यों में शामिल होने की कदम पर आगे बढ़ चुका है। और अनुपम जी, जी। जहाँ तक मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का जो कल का इंटरिम बजट था, उसके मुताबिक इन्होंने युवा, महिला, किसान पर ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश की है। जी, उत्तर जी, प्रदेश जी। चूंकि सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ये कोशिश करेगी कि इस वर्ग को कहीं ना कहीं साधा जाए। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आप मेरे बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, वो वोट शेयर साधा जाए ये तो मुझे नहीं ज्यादा समझ में आता है, लेकिन हाँ, ये बेशक मैं कह सकता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर्स को बनाने की बात हो रही है कि महिलाओं की सशक्तिकरण, महिला को, नारी शक्ति को जो बढ़ावा देने की बात करी गई है कल इंटरिम बजट में, वो सबसे ज्यादा जो लाभान्वित होंगे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की महिलाओं को ही सबसे ज्यादा लाभ पहुंचेगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गरीबी है महिलाओं के बीच, यहीं पर सबसे ज्यादा महिलाओं का दमन होता है। तो मैं तो इकोनॉमी के हिसाब से बात करूंगा कि अर्थशास्त्र के हिसाब से कि इन राज्यों में महिलाओं का बहुत भला होने वाला है, गरीबों को बहुत भला होने वाला है। वोट बैंक, वोट शेयर क्या है वो आप पॉलिटिकल डिबेट कर ही रहे हैं, उन लोगों से पूछिए कि वो क्या, उनका क्या राय है। जी, सचिन जी के पास चलें। सचिन जी, सुना जी। अनुपम सिंह अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई, ये बजट में कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं है। फिर आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि आप देख लीजिए केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा हैं योजनाएं जिसमें उत्तर प्रदेश को अव्वल घोषित किया गया है देश में। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, राज्यपाल का भी भाषण में जिक्र है। आप सोचिए कि देखिए, कितनी मैं बड़ी वही चुनौती कहना है। चाहता हूँ कि हाँ, अनुपम जी अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, और उनका अर्थशास्त्र हो सकता है कि वो भाजपा से प्रेरित होकर के ये बातें कह रहे हों, लेकिन युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, श्रमिकों को कोई न्याय नहीं मिला इस बजट से। कल जो बजट आया है केंद्र का, मैं उस पे बात कर रहा हूँ पहले। देखिए, जितने प्राइवेट सेक्टर थे, जितने प्राइवेट सेक्टर से उनको आपने जीएसटी लागू करके पूरी तरीके कोलैप्स कर दिया। जितने जो सरकारी संस्थाएं थी उसमें प्राइवेटाइजेशन करके स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरी आपको सेंट्रल में नहीं मिलेगी। जो सैनिकों को पहले नौकरी मिलती थी, सेना भर्ती होती थी, उसमें अग्निवीर लिया है कि 4 साल आपको नौकरी करने के बाद रिटायर कर दिया जाता है। तो ये जो योजना है, ये पता नहीं कौन से परिकल्पना वाला देश बनाना चाहते हैं। ये तो ना यहाँ के जो विद्वान अर्थशास्त्री हैं, सचिन, स्वरोजगार की ओर बहुत ज्यादा इंफेसिस है केंद्र सरकार का, और हमें लगता है कि प्रदेश का भी ओडीओपी जैसी योजनाएं हैं। मैं पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में ही करीब 13,500 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा अभी तक मिल चुका है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस सरकार में 2 या 3 से ज्यादा इन्वेस्टर समिट हुई, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के एमयू साइन हुए। धरातल पे क्या हासिल हुआ? डिफेंस एक्सपो कराया आपने, यहाँ पर इन्वेस्टर समिट के नाम पर अरबों रुपए पानी के तरीके बहाए गए।
जो टैक्स पेयर हमारे आपके जो पैसे का जो टैक्स जाता है उस टैक्स पेयर के पैसे को पानी की तरह बर्बाद किया गया सिर्फ सरकार की आकाश से जवाब लेना चाहेंगे। आकाश बात आती है पता नहीं भाई, आप तो दावा कर रहे हैं कि करीब 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, 40,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आ गया है जिस पर काम चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर में तमाम अडानी डिफेंस से लेकर के तमाम 1 दर्जन वहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ कॉरपोरेट घराने हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन भाई कांग्रेस का आरोप है कि ये सब केवल पैसे की बर्बादी है। संजय जी, तुलसी बाबा ने एक बात कही है कि मुद्दा हुआ कहता हूँ कुछ नहीं, तो यही दशा कांग्रेस पार्टी के लोगों की है। मैं कहता हूँ सचिन जी हमारे मित्र भी हैं, सचिन जी को आप मेरे साथ चलिए, प्राइम टीवी के लोग चलें, कैमरा लेके चलें। मैं कहता हूँ अयोध्या चलिए, देखिए कहाँ से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहाँ पे विकास हुआ है और कैसे विकास होता है। सचिन जी सुन लीजिए, सचिन जी सुन लीजिए, अपने टाइम पे मैंने डिफेंस एक्सपो की बात की, यहाँ न्यूज़ साइन की बात की। सचिन जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, आपकी समस्या यही है कि आप सचिन जरा सुन ले। आप लोग सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं, आप लोग जनता को बदलाना चाहते हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक कर अपनी बात रखेंगे तो जनता को समझ में आएगा। 24 के चुनाव में इंडिया अलायंस 24 सीटों पे सिमट जाएगा। सचिन जी आप तो ये जुगत करो कि रायबरेली की सीट कैसे बचेगी। रायबरेली की सीट आपके हाथ से जा रही है क्योंकि आप लोग झूठ बोलते हैं। एक कर अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कि अयोध्या को हमने एयरपोर्ट दिया, हमने अयोध्या को एयरपोर्ट दिया, हमने कुशीनगर को एयरपोर्ट दिया, हमने वहाँ पे फ्लाइटें संचालित की, हम आजमगढ़ से फ्लाइटें संचालित करने जा रहे हैं। आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, आप लोगों ने जनता को लूटने का काम किया, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं चैनल पे बैठ के। आप लोग सुनना नहीं चाहते, आप लोग ये चाहते हैं कि बात नहीं की जाए। एक कर सचिन आते हैं आपके पास, पहले आकाश को बोलने दीजिए। हाँ, उसका तबाह कर दिया करियर। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि आप हो या समाजवादी पार्टी के लोग हो, जिसको भी भगवान ने आंख दी है उसको दिखता है। ठीक है के लोगों को न दिखे, लेकिन देश की जनता। चलिए अनुपम जी के पास चलते हैं। आकाश, अनुपम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी अनुपम जी। किसी ने भी बोला कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया, तो मैं बता दूं कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया जा चुका है स्वरोजगार की। जिसमें से 54 लाख दिया ना उनको युवा थे, उनको सचिन पहले अनुपम जी के सुन लेते हैं, अनुपम जी के सुन लेते हैं, उसके बाद 30 सेकंड में एक मिनट अनुपम जी के बाद आते हैं। आकाश, सचिन आपके पास भी आते हैं, पहले अनुपम जी को सुन लें। 16 नए IIT, 7 नए IIMs, अब 15 नए एम्स, साथ ही में 390 नई विश्वविद्यालय। इनका जो सेटअप हुआ है ये युवाओं ही तो जाएंगे इसमें कोई वृद्धा या बुजुर्ग थोड़ी ना जाएगा, इसमें तो युवा ही जाएंगे। अरे भैया मैं तो वही पूछना चाहता हूँ जो हमारे 69,000 भर्ती ये भी तो कहीं ना सचिन जी आते हैं, अनुपम जी को सुन लीजिए फिर आपके पास आएंगे। सचिन एक मिनट अनुपम जी को बोलने दीजिए फिर आपसे लेते हैं। हाँ जी अनुपम। मैं यही कह रहा हूँ कि 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को जो ट्रेनिंग दिया गया है स्किल इंडिया मिशन के तहत, वो तो कहीं ना कहीं रोजगार पाए ही हैं, और उसके अलावा 54 लाख युवाओं को रीस्किल किया गया। 15 नए एम्स बनाए गए, 7 नए IIMs बनाए गए, 16 नए IITs बनाए गए, 390 विश्वविद्यालय बनाए गए। MBBS के सीटों में इजाफा हुआ है, तमाम चीजें हैं। मैंने वो तो ठीक है, वो तो जा ही रहा है भाई, इसका फायदा तो सीधे युवाओं को ही मिलेगा। सचिन जी या अनुपम जी जो चीजें बता रहे हैं, आकाश आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं सवाल सचिन जी सीता जी। हाँ ठीक है आकाश बोलिए। चलिए पहले आपके पास आ जाते हैं। संजय जी ये बात कहना चाहता था कि जब प्रधानमंत्री जी ने इंडिया में डिजिटल इंडिया की शुरुआत करी, तो इनके जो बड़े बड़े नेता, मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ जो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, चाहे उसमें चिदम्बरम जी शामिल हो या जयराम रमेश शामिल हो, इन लोगों ने मजाक उड़ाया। इन लोगों ने कहा कि क्या भारत में यह संभव है कि कोई सब्जी वाला ऑनलाइन पेमेंट लेगा। लेकिन आज पूरे देश में किसी कोने में चले जाइए, हमने डिजिटल इंडिया को सक्सेस होके दिखाया, सक्सेसफुल करके दिखाया। इसलिए हम जो कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया, हमने जो वादे किए उस पर डिलीवर किए, इसलिए जनता का विश्वास हम पे बढ़ता जा रहा है। जी दिवाकर भाई, आकाश ने जो सवाल उठाए डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े रिकॉर्ड बन रहा है। यही हालात संभवतः राजीव गांधी जब यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत किए थे तो उसके भी हम लोग गवाह रहे थे। हाँ मैं आता हूँ सचिन, 1 मिनट दिवाकर से जरा बात कर लें। तो ये तो सियासत में होता रहता है कि कोई नई पहल होगी तो उसकी आलोचना होगी,
दिवाकर। बिल्कुल, देखिए आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन बात यहाँ रायबरेली तक पहुंची थी और बात यहाँ पे सचिन जी जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता भी, उनका साफ तौर पे कहना है कि रोजगार नहीं दिया गया, कितनी फैक्ट्री लगाई गई, इन्वेस्टर समिति इतनी हुई। आकाश जी रायबरेली पहुंचे। अब मैं रायबरेली की बात कर रहा हूँ क्योंकि रायबरेली वो जगह है जहाँ से इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, यानी कि गांधी परिवार का वो गढ़ कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समय में जब वो पीएम थी तो छोटी बड़ी फैक्ट्री मिला के सिर्फ रायबरेली में 86 फैक्ट्रियां खोली गई थी। उसके बाद धीरे धीरे वो फैक्ट्रियां दम तोड़ती गई, बंद होती गई। आज डेट में वहाँ पे आधी फैक्ट्री एक चल रही है, आईटीआई। क्या इंदिरा गांधी जी के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आई? प्रधानमंत्री में राजीव गांधी थे। उसके बाद 2004 से 2014 तक लगातार यूपीए की गवर्नमेंट रही है। आखिरकार उन फैक्ट्रियों को क्यों नहीं जिलाया गया? सबसे बड़ी बात तो रोजगार तो आपने भी मारा। आप दूसरे की बात कर रोजगार नहीं दे रहे हो, तो आपने रोजगार मारने का काम किया। आपके मुताबिक, आरोप के मुताबिक ये है कि उन्होंने रोजगार दिया नहीं। तो दोनों चीज़ें। दूसरा, डिजिटल इंडिया बात करते हैं और बात करते, देखिए जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर ला रहे थे तब जो विपक्षी थे वो ऐसे ही उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर ने सारा काम आसान कर दिया। ऐसे ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे तो मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन आज सक्सेस। सही बात आकाश जी की बात ये सही है कि आज सब्जी के ठेले पे सब्जी की बड़ी दुकान छोड़ दीजिए, ठेले पे आप जाएंगे तो आप वहां पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो आप योजना लाते हैं, योजना को उतारने में आपको मेहनत करनी होती है और कहीं न कहीं लगन दिखानी पड़ती है। वो चीज़ राजीव गांधी ने भी किया था और वो चीज़ मोदी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी भाई सचिन, सुना दिवाकर जी को, निश्चित तौर पर जब नई पहल होती है तो आलोचनाएं भी होती है, लेकिन जो आगे बढ़ जाता है वो सफल हो जाता है। मेरे जहन में भी ये जरूर आता था कि अक्सर हम लोग चर्चा किया करते थे अपने सहयोगी दिवाकर जी के साथ, मैं भी चर्चा किया करता था कि यार ये कैसे संभव होगा कि अब सब्जी वाले को 20 रुपये का हमको पेमेंट करना है तो हम यूपीआई के जरिए पेमेंट करेंगे या स्कैनर के जरिए पेमेंट करेंगे, लेकिन आज हम लोग कर रहे हैं, वो तो अलग बात है। सचिन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आवास योजना 17,65,000 लोगों को फ़ायदा मिला यूपी में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 17,34,000 लोगों को फ़ायदा मिला। दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ऐसे तमाम वंदन योजनाएं और तमाम योजनाएं हैं। जमीन पर दिख रही है या सिर्फ ये आंकड़ों में ही है आपके मुताबिक? क्योंकि ये तो राज्यपाल के अभिभाषण में साफ तौर पर लिखा हुआ है, जो मैं दस्तावेज आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, राज्यपाल जी का अभिभाषण जैसे आपने भी कहा, तो मुझे एक कहावत याद आती है, एक शायरी है कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और इनका दावा किताबी है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात, ग्राउंड पे अगर आप जाएंगे, जो वहां के जो प्रधान होते हैं, जो ब्लॉक के वहां सचिव होते हैं, उन लोगों की मिली भगत से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहा है। जो 2.5 लाख रुपए जो जाता है उसमें से 50,000 रुपए का बंदरबाट होता है। ये निचले तौर पे भ्रष्टाचार होता है। उसी तरीके शौचालय में भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं, आयुष्मान कार्ड योजना जो प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट की, अब मैं आपको एक तथ्यात्मक बात बताना चाहता हूं कि उस कार्ड में 5 लाख का इलाज कराने की बात होती है, उसमें ऐसा होता है कि 2 लाख रुपए से 2 लाख से 3 लाख रुपए लेकर के डॉक्टरों और वहां के लोकल जो सर्वे वाले होते हैं, आधार जो इसके पूरे कैंपेन के, उन लोगों की मिली भगत से पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ग्राउंड पे हकीकत कुछ और है और सरकार जो है अपनी वाहवाही के लिए, फाइलों के लिए, अच्छे नंबर बनाने के लिए, अपनी चीजों के लिए, क्योंकि सरकार इनकी फाइलें अपने हिसाब से बना लेंगे, उसके बाद राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है। हम लोगों को एक सुर में यही बोलना चाहता है पूरा विपक्ष कि आपने जो संकल्प पत्र की अपनी घोषणा की थी, उसमें युवाओं के लिए जो कहा था, एमएसपी के बात की थी जो किसानों के लिए, वो अरे भाई सचिन जी, तो सत्ता के खिलाफ संघर्ष के लिए तो आपको भी सड़कों पर उतरना होगा ना महाराज। आप तो सही आंकड़ा दे रहे हो, आकाश जी तो कहेंगे ही कि भाई सब कुछ सही है। आपको नहीं जानकारी क्या संजय जी? आपने देखा कि जिस तरह से भरी भीषण ठंड में हम लोगों ने यूपी जोड़ो यात्रा निकाली है, 20 दिन की यात्रा थी, उसमें वो पूरा गन्ना बेल्ट था, सहारनपुर से लेकर के लखनऊ तक हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सीधे किसानों से, सीधे लोगों से। सचिन जी, यात्रा राहुल जी निकाले, मैं आपको रोकना चाहूंगा, राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं और जिस प्रदेश में जा रहे हैं वो प्रदेश, वो पार्टी जो है, जो आपके गठबंधन छोड़ती चली जा रही है।
बंगाल जाते हैं टीएमसी नाराज हो जाती, किनारे हो जाती है। यात्रा की बात है जी। आकाश, संजय जी, आकाश, तमाम जो सचिन ने आरोप लगाए हैं कि भाई आप केवल कागजों पे ही क्यों घोड़ा दौड़ा रहे हैं, मैं उनके नज़र में जमीन पर कुछ नहीं है जो राज्यपाल का अभिभाषण में भाई आपने दस्तावेज दिया है। असल में संजय जी, मुझे लगता है कि सचिन जी ये भूल गए कि सत्ता में अब वो नहीं है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये इनके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गरीब के पास 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे रास्ते में मैं वास्तविकता की बात बता रहा हूं। अब सुन लीजिए सचिन भाई, आप एक एक करके मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। सचिन, ये ठीक बात नहीं है, इंटरप्ट करना ठीक बात नहीं है। सचिन, एक एक करके बात बोलेंगे तो जनता को समझ में आएगा। हाँ आकाश बोलिए। हाँ बोलिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैंने कहा ना कि ये भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करते हैं लाभार्थी के खाते में, और लाभार्थी वर्ग का जो रिस्पांस है वो 2022 के चुनाव में जनता ने दिखाया है। और अभी यात्रा की बात हो रही थी तो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी संजय जी कुछ महीने पहले, उसका हश्र ये हुआ कि ये 3 प्रदेशों से सत्ता से गायब हो गए, और अब ये दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं। तो इन्होंने जो इंडी अलायंस की परिकल्पना की थी, वो इंडी अलायंस खंड खंड टूटता जा रहा है। कहीं पश्चिम बंगाल में ममता जी इनको नकार दे रही हैं, तो कहीं मायावती जी इनको दुत्कार दे रही हैं, तो कहीं अरविंद केजरीवाल जी दुत्कार दे रहे हैं। तो इन लोगों का तो न कोई नीति है, न कोई विचार है, न कोई नियत है। सिर्फ और सिर्फ अपना कुनबा बचाने की लड़ाई ये सारी पार्टियां लड़ रही हैं। और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात कह दूं कि ये सारी पार्टियां, इंडिया अलायंस की जितनी पार्टियां हैं, ये सारी मिलके उतनी सीटें नहीं जीत सकती जितनी भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतने की क्षमता रखती है। और मैं ये घमंड में बात नहीं कह रहा, मैं घमंड में ये बात नहीं कह रहा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देश की जनता का भरोसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो हमारे कामों की वजह से। सचिन जी 2 बातें आपसे मैं करना चाहूंगा। एक तो आकाश जी ने भाई दावा किया कि आप चलिए प्राइम टीवी की टीम चले अयोध्या चलते हैं और वहाँ की विकास योजनाओं का मुआयना करते हैं, यानी कुल मिलाकर के ये कि इनकी जो नीतियाँ हैं उसका आप जहाँ भी चाहें परीक्षण करवा सकते हैं। आकाश जी आपके साथ जाने को तैयार हैं। और दूसरा ये चुनौती इन्होंने दे डाली है भाई, आप ये जो चुनावी समर है 2024 का, इसमें कहीं नहीं है बीजेपी के सामने। भाई दोनों का जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात आकाश जी ने कहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप ग्राउंड पे हमारे साथ चलिए, आपको सरकारी अमलों का जो भ्रष्टाचार है वो आपको उजागर होकर के मैं दिखाऊंगा। जिस तरह से थानों में अवैध वसूली हो रही है हर केस के मामले में, ये हर थानों का मामला है। ये संजय जी ये मैं लखनऊ की बात बता रहा हूं, आप किसी भी थाने में जाइए, अवैध वसूली इनकी सरकार में सबसे ज्यादा हो रही है। पहली सरकारों में जो होती थी उसके दूने दाम पर। अब मैं आता हूं कि चुनाव में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिज्यूम की एक सरकार थी। 2004 के चुनाव के समय इंडियन सैनिक का नारा लग रहा था, पूरा मीडिया इनके साथ था, पूरा ताना बाना था कि आने वाले समय में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनेगी। पूरे देश में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कैंपेन किया, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस उभर के आई, पूरे विपक्ष ने यूपीए 1 की सरकार बनाई। लेकिन सचिन ये तो मानना पड़ेगा ना, सचिन ये मानना पड़ेगा कि वो इंडिया साइन का नारा सिर्फ इंडिया साइन का नारा था। मेक इन इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है भाई, चाहे डिफेंस की बात कर लें या तमाम चीजों की बात कर लें। बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा नाम नरेंद्र मोदी का नहीं हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब हारना पड़ा तो नरेंद्र मोदी जी कोई भगवान नहीं, दोनों के हालात में फर्क है सचिन। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि इंडिया साइन का नारा सिर्फ नारा तक था, यहाँ मेक इन इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है भाई। डिफेंस से लेकर के तमाम क्षेत्र में आप देखेंगे किस तरह से इंडिया अपने आप आत्मनिर्भर होता जा रहा है। धरातल पे कुछ और है, धरातल पे मेक इन इंडिया का नारा जो है वो कुछ और है, और वो सिर्फ कहने के लिए अच्छा होता है। अरे भाई संजय जी, आप लोग आकाश सचिन जी ये लोग झूठ इतना बोलते हैं। इन लोगों के जमाने में चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग रहे हो, विपक्ष के लोग जब भी सत्ता में रहे तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बनाने का काम किया। हर जिले में जाओ तो एक माफिया जिले को चलाता था। ठीक है। आज हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की है। आप जो कहते हैं कि विकास की बात, मैं कहता तो विकास की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, आप किस फ्रंट पे लड़ोगे भारतीय जनता पार्टी से? आपने कोई काम किया होता तो आप हमसे बात करने लायक होते। अच्छा ठीक है, वक्त का थोड़ा सा तकाजा होता है, वक्त कम होता है। सबसे पहले मैं अब अभिभाषण पर एक बार फिर लौटता हूँ।
सचिन, अभिभाषण पर बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, आखिरी टिप्पणी, अभिभाषण राज्यपाल का किस रूप में आपने लिया और इसमें क्या कुछ आपको लगता है कि सूबे की जनता के हित में है, अहित में है? देखिए, राज्यपाल जी का पद, राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है और मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल को विपक्ष को भी ध्यान में रख करके, सत्ता को भी ध्यान रख करके अभिभाषण को पढ़ना चाहिए। ये सरकारी जो आप योजनाओं का बखान करना आता है, अगर ये पूरा जो अभिभाषण था राजनीति प्रेरित था और अभिभाषण पूर्णता जो है कहीं ना कहीं हर वर्ग को लेकर के आपको कहना चाहिए था, अगर लॉ एंड ऑर्डर फेलुअर था उसको भी उजागर करना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में या राज्यपाल में इतनी हिम्मत है कि वो सरकार से सवाल करे। ठीक है, ठीक है। अनुपम जी, आपके पास आएंगे। आज का अभिभाषण क्या संकेत करता है? सूबे की जनता को क्या कुछ नया मिलने वाला है 5 तारीख को, 5 फरवरी को? हाँ, केंद्र ने जिस तरीके से नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार भी नारी शक्ति को ही तवज्जो देगी। और अभी बीच में शायद सचिन जी या आकाश जी में बात हो रही थी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ नहीं है, सरकार क्लेम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है और डीबीटी के तहत 34 लाख करोड़ का जो धन है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है। उस ट्रांसफर करने की वजह से 2,70,000 करोड़ का सरकार का घाटा बच गया, जो कि इन लाभार्थियों तक पहुंचाने में खर्च हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डेटा ही डेटा है, वो वाकई में काम भी हुआ है और काम हो भी रहा है। तो बेशक जो सरकार का, राज्य सरकार का जो बजट होने वाला है, उसमें आपको केंद्र सरकार की बजट की झलक बिल्कुल दिखाई देगी। जी आकाश, क्या कुछ देने वाले हैं खास? नहीं, देखिए 5 फरवरी को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी बजट पेश होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश को भारत की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में होगा। और एक बात मैं कह के खत्म करूंगा कि जो ये इंडिया अलायंस के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग, या जितने लोग हैं, इन्होंने रामनाथ कोविंद जी के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया। और आज जब ये हंगामा विधानसभा में कर रहे थे तो हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये इनका चरित्र बन चुका है। ये इन्होंने कोई काम नहीं किया तो आज सिर्फ और सिर्फ हंगामे में और लोगों को मूर्ख बनाने में, बरगलाने में ये लोग लगे हुए हैं। जी दिवाकर, आखिरी कमेंट। बिल्कुल, देखिए आज का अभिभाषण जो था राज्यपाल महोदया का, तो जाहिर सी बात है कि एक परंपरा के अनुरूप उनका अभिभाषण था। और पिछले काफ़ी समय से ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा में हो या फिर केंद्र में संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, जो योजनाएं होती हैं, योजनाओं के बारे में बोला जाता है और क्या कुछ आगे हो सकता है इसके बारे में कहीं न कहीं एक संदेश दिया जाता है। जहां तक पक्ष विपक्ष का बात, तो जाहिर सी बात है कि अभिभाषण में कुछ भी पढ़ा जाएगा, विपक्ष उस पर सवाल खड़े करेगा, ये परंपरा उसकी भी है, और सत्ता पक्ष उसके बारे में सपोर्ट बोलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये, आखिरी चीज कहना कि आज अभिभाषण के दौरान जो चीजें दिखाई दी और जो ड्रेस कोड दोनों दलों के दिखाई दिए, वो बिल्कुल इतिहास में पहली बार मुझे ये देखने को मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त पूरा हो चुका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश जी, सचिन जी, अनुपम जी और दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर